ठीक है, तो सेटअप हमने देख लिया, इसका सेटअप क्या था हमने देख लिया। ठीक है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रदरफोर्ड प्रिपेयर्ड ए सेटअप एज शोन इन फिगर, अल्फा पार्टिकल इज बम्बार्डेड ओवर ए थिन फॉयल ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन में देखो क्या किया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडेविएटेड, मतलब कि बहुत ढेर सारे पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से बम्बार्डिंग की गई वो सीधे सीधे निकल जाते हैं इस गोल्ड फॉयल को भेद के, यहाँ से सीधे निकल जाते हैं गोल्ड फॉयल को भेद के और यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। दूसरा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाई सम एंगल, बाई सम स्मॉल एंगल। यहाँ से क्या होगा, कुछ पार्टिकल ऐसे कुछ एंगल से जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे मिलेंगे जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, यानी कि सीधा ना जाके क्या होता है वो स्क्रीन पे कहीं और स्ट्राइक कर रहे होते हैं और वहाँ से लाइट स्पॉट नज़र आता है आपको। ठीक है, कुछ ही होते हैं, बहुत ही कम। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो यहाँ से बम्बार्डिंग की गई वो सीधा स्ट्राइक करते हैं स्क्रीन पे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ पे स्क्रीन पे मतलब ये सामने के बजाय और भी जगह पे क्या होता है वो स्ट्राइक कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम एंगल से होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एंगल से हो जाते हैं। ठीक है, ये वेरी फ्यू, दैट इज़ 1 आउट ऑफ 20,000, बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे हैं वर डेविएटेड बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ, बहुत ही कम ऐसे हैं जो यहाँ से जो गए वो सीधा सीधा इसी रास्ते से क्या होता है वापस आ जाते हैं इस तरफ से, बहुत ही कम, वेरी वेरी फ्यू। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ढेर सारा जो पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल वो यहाँ सामने, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो बाकी जगह पे भी स्ट्राइक कर रहे हैं स्क्रीन पे, और बहुत ही कम पार्टिकल यानी कि 20,000 में एक पार्टिकल सिर्फ ऐसा है जो यहाँ से बैक बाउंस हो रहा है, इस मिडल फॉयल पे टकराने के बजाय क्या हो रहा है यहाँ से बैक बाउंस हो रहा है और सोर्स की तरफ ही चला जा रहा है। क्लियर होगी बात? तो ये था उनका ऑब्जर्वेशन। जब इस सेटअप को उन्होंने किया और ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो उन्होंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही उन्होंने क्या किया, एक एटॉमिक मॉडल अपना दिया था। तो ये वेरी फ्यू दैट इज़ 1 ऑफ वर डेविएटेड बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ। और इन सारी चीज़ों को जैसे यहाँ पे देखो सीधे सीधे मैक्सिमम जो हैं ये वाले हैं जो सीधे सीधे टकराए हैं स्क्रीन पे, ये दोनों देख रहे हो आप, यहाँ पे ढेर सारा स्पेस होगा। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कम एंगल से डेविएट हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा एंगल से डेविएट हो गए हैं, और एक दो ऐसे हैं जो यहाँ से सीधा सीधा क्या हो रहा है आ रहे हैं और फिर इसी रास्ते से क्या हो रहा है वो बैक बाउंस हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से कुछ बैक बाउंस हो रहे हैं बहुत ही कम, कुछ ऐसे हैं जो डेविएट हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं, कुछ नहीं किया बहुत ढेर सारे ऐसे हैं जो सीधा सीधा सामने स्क्रीन पे टकरा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ये ऑब्जर्वेशन था उनका। इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे उन्होंने क्या अपना कंक्लूजन दिया, एक कंक्लूजन क्या था उनका, तो ये रहा कंक्लूजन आपका। तो कंक्लूजन में उन्होंने क्या किया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, यानी कि सीधा सीधा टक्कर होने का क्या मतलब है, सीधा सीधा अगर एक हम एटम बना दें यहाँ पे आपके लिए एक एटम, तो यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे हैं जो सीधा सीधा स्ट्राइक कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं इस तरह से, ढेर सारे ऐसे हैं जो निकल जा रहे हैं सीधा सीधा। ठीक है, कुछ ऐसे हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, और यही वजह है कि ये क्या बोला गया कि ढेर सारा स्पेस इस एटम के अंदर क्या है वो खाली पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर खाली ना होता, कुछ ऐसी चीज़ होती, तो कुछ भी अगर होता इसके अंदर तो वो होता अल्फा पार्टिकल क्या होता उससे टकराते और किसी और डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो जाते। बस समझ में आया? तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है सीधा स्ट्राइक कर रहे हैं और इसलिए क्या बोला गया कि मैक्सिमम स्पेस जो है एक एटम के अंदर वो बिल्कुल वैकेंट है, खाली है। क्लियर? पहली बात तो ये आया पहले पॉइंट से कि सामने स्क्रीन पे जो टकरा रहे हैं मैक्सिमम वो क्यों हो रहा है ऐसा, तो उससे हमें क्या पता चल गया कि मैक्सिमम स्पेस जो है एटम के अंदर वो एम्प्टी है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला, नो इन द एटम देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज दैट डिफ्लेक्ट द अल्फा पार्टिकल बाई सम एंगल। कहने मतलब क्या हुआ, इसके बिल्कुल मिड में, यहाँ पे मिड में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए, थोड़े से वॉल्यूम में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस पे कैसा क्या हो, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, जिस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तभी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होता है उस पर 2+ He2+ होता है,
हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दोगे तो 2+ होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और एक पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है तो वो रिपल्सन क्रिएट होगा और वो क्या होगा, बैक बाउंस होगा, पीछे की तरफ जाएगा। ये अगर साइड से यहाँ से निकला, यहाँ से, तो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आएगा जो पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट कर देगा यहाँ से, वो दूर की तरफ चले जाएंगे। समझ में आई बात। ऐसे जितना ज़्यादा इसके करीब से जो जाएगा उतना ही ज़्यादा एंगल से वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, और जो बिल्कुल इसके सामने सीधा सीधा आएगा वो क्या होगा, बैक बाउंस होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये एटम उन्होंने सुझाया कि जो स्पेस है ढेर सारा वैकेंट है, और इसके बिल्कुल मिड में, बिल्कुल स्फेयर के बिल्कुल मिड में, बीच में, सेंटर पे एक थोड़ा सा वॉल्यूम में ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हैं जो इस आने वाले अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्क्रीन पे क्या हो रहा है, अलग अलग जगह पे हमें स्पॉट नज़र आ रहा है। समझ में आई बात। ठीक है, तो इन द एटम देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज दैट डिफ्लेक्ट्स द अल्फा पार्टिकल बाय सम स्मॉल एंगल। द पॉजिटिव चार्ज इज concentrated in a small volume and he named this region as nucleus। और यहाँ से न्यूक्लियस की खोज हुई थी। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, न्यूक्लियस की। इन्होंने बताया कि एटम के अंदर छोटे से वॉल्यूम में, छोटे से रीजन में ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड होते हैं, इकट्ठा रखे होते हैं। ठीक है, तो उसको उन्होंने नाम क्या रख दिया, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज की रदरफोर्ड ने यहाँ से। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, हमने सेटअप देख लिया, रदरफोर्ड ने क्या सोचा और क्यों एक्सपेरिमेंट किया, सेटअप उनका कैसा था, और उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन क्या आया उनका, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने अपना एक एटम का मॉडल दिया। ठीक है, और उस एटॉमिक मॉडल को हम लोग देख रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था। एटम कॉन्टेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या बोला भाई साहब ने कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ an atom is concentrated in a small region called nucleus and size of it is 10⁻⁻15 in the order of 10⁻⁻15 के ऑर्डर का होता है इसकी साइज़, न्यूक्लियस की साइज़। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है थोड़े से वॉल्यूम में इकट्ठा है, जो उन्हीं को क्या बोला गया, न्यूक्लियस। ठीक है, और जिसकी साइज़ क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है अप्रॉक्स। वाइल द डायमीटर ऑफ एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर। ये हम लोग कैलकुलेशन पर्पज से देखेंगे, 1-2-3 फार्मूले हैं रदरफोर्ड से भी रिलेटेड, उसे भी यहाँ पे देख लेंगे आगे, क्योंकि कभी 12th फिजिक्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलते हैं कि रेडियस फाइंड आउट करो। ठीक है, तो वहाँ से आप करोगे, इसके फार्मूले में नोट करा दूंगा। वाइल द डायमीटर ऑफ द एटम इज 10⁻10 मीटर। फिर थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस लाइक प्लैनेटरी मोशन। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस को क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसका चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही चक्कर लगाते हैं जैसे कि सन हो बीच में और ये हमारी अर्थ हो, यानी कि जितना भी प्लैनेटरी मोशन है, सैटेलाइट जितने भी होते हैं वो जो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, वैसे ही ये क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा होता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्या बात समझ में आ गई। तो उन्होंने इस तरह से अपना बना दिया कि यहाँ पे क्या दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया, और एक इस तरह से एक वेल डिफाइंड पाथ, ये फिक्स्ड ऑर्बिटल है, एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में क्या होता है, रोटेट कर रहे होते हैं। बात समझ में आई। तो ये इनका एटॉमिक मॉडल रहा, वेल डिफाइंड ऑर्बिटल। वेल डिफाइंड ऑर्बिटल में क्या हो रहा होता है, रोटेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ये एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये भी फेल हो गए। फेल क्यों हो गए, क्योंकि कुछ चीज़ें, एटम की कुछ प्रॉपर्टी या कुछ क्वालिटी ऐसी है जो ये एक्सप्लेन नहीं कर सके। जैसे इसी समय की बात है जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ और उन्होंने अपना एटम का स्ट्रक्चर दिया, ठीक उसके कुछ समय बाद ही एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक नई खोज की। और मैक्सवेल ने क्या खोज किया, या ड्रॉबैक इसका क्या था, रदरफोर्ड का हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते, इसका ड्रॉबैक क्या है, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मैक्सवेल की वजह से ये मिल पाया कि ये गलत है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें गलती है। दो क्या ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन वर रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो हमने देख लिया कि अगर वो रोटेट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इस बात की खोज कर ली थी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर ये रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है, तो ये अपने साथ हमेशा ही रेडिएशन निकालेगा, हमेशा ही क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है,
देखेंगे हम लोग इसी चैप्टर में पूरा डिटेल में। बस सत्य आप ये जान लो कि सनलाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है। तो एनर्जी किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन इमिट्स करेगा। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, मैक्सवेल ने हमें क्या बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर वो मूव कर रहा है, अगर वो मूविंग है, तो हमेशा ही उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट रहेगी, यानी कि एनर्जी जो है वो लगातार रिलीज करता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर ऐसा होता है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये मूविंग चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यूअस इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये तो समझ में आ गया कि हाँ अगर कोई भी मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल अगर वो मूव करेगा तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस बात का नॉलेज तो हमें दे दिया मैक्सवेल ने। तो यहाँ पे देखो फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल है और ये मूव भी कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है इस पॉजिटिव का, तो हो ना हो इसके साथ भी क्या हो रहा होगा, ये लगातार एनर्जी इमिट कर रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लगातार इमिट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। आपका समझ में आई बात। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द फिक्स्ड ऑर्बिट will emits energy. Due to this, the radius of orbit for the electron must be decreasing continuously, and electron will follow the spiral path with decreasing energy will coincide with nucleus। क्या मतलब है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो कि अगर देखो ये न्यूक्लियस है और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा था, ठीक है। और अगर लगातार इसकी एनर्जी अगर बनी रही तो ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से इसका इलेक्ट्रॉन का वो लगातार कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसकी एनर्जी कम हो गई, तो अगर इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो इसकी स्पीड डाउन होगी, और इसकी स्पीड अगर डाउन होगी तो ये क्या होगा, पाथ इसका छोटा होने लगेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये फाइनली इस तरह से स्पाइरल होता हुआ न्यूक्लियस से कोइंसाइड कर जाएगा। बात समझ में। यानी कि अगर मैक्सवेल को हम यहाँ पे फॉलो करें, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और मैक्सवेल को अगर हम फॉलो करते हैं तो इसे क्या होना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए जाके, ठीक है। स्पाइरल इस तरह से होता हुआ वो क्या होना चाहिए, फाइनली न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एटम तो एग्जिस्ट करता है ना, अगर ये चीज़ न्यूक्लियस में से टकरा जाएगा, न्यूक्लियस में समा जाएगा तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका एटम का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन वास्तव में एटम तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एटम एग्जिस्ट क्यों करता है, इस चीज़ को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यानी कि मैक्सवेल का अगर हम यूज़ कर लें, मैक्सवेल कॉन्सेप्ट का यूज़ करें, तो एटम को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन एटम एग्जिस्ट करता है, और इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सके क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ये जो भी ड्रॉबैक था इनका, इस ड्रॉबैक को हम लोग इम्प्रूव करेंगे बोर्स मॉडल में। यानी बोर भाई साहब आएंगे जो इस ड्रॉबैक को क्या करेंगे, दूर कर देंगे और अपना एक नया मॉडल देंगे एटम का, जिसे आप क्या बोलोगे, बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसे पूरा। ठीक है। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द फिक्स्ड ऑर्बिटल विल इमिट्स एनर्जी। ड्यू टू दिस द रेडियस ऑफ ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, एंड इलेक्ट्रॉन विल फॉलो द स्पाइरल पाथ विथ डिक्रीजिंग एनर्जी विल कोलाइड्स विथ न्यूक्लियस एंड एटम डिस्ट्रॉयड। एटम क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दस एटम कैन नॉट एग्जिस्ट बट इट इज रियल ट्रू एटम एग्जिस्ट, मतलब एटम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इस बात को क्या हुआ, भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर सके। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मैंने दे रखा है, यहाँ पे फार्मूले वो डाल लेंगे हम लोग रेडियस के लिए, R इक्वल टू R नॉट इंटू ए की पावर 1/3, ये फार्मूला है, देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, बोर्स मॉडल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है हम लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में भी आपके ट्वेल्थ में मिलेगा आपको, ये मॉडर्न फिजिक्स में ये मिलेगा पूरा पूरा पढ़ने के लिए वहाँ पे, तो वहाँ भी डिटेल में मिलेगा आपको। लेकिन हम लोग भी यहाँ पे, क्योंकि हमारा जितने भी इस चैप्टर के आप देखोगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बहुत ढेर सारे, यानी कि 50% प्रॉब्लम जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो सिर्फ और सिर्फ बोर्स मॉडल पर डिपेंड है, ठीक है। तो हम लोग बोर्स मॉडल को डिटेल में करने वाले हैं। अब तक की कहानी आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से नोट्स बना लिया होगा और समझ गए होगी किस तरह से अब तक कहानी आगे बढ़ी है। सबसे पहले कौन बोला, सबसे पहले आपका एटॉमिक वो क्या था, डाल्टन भाई साहब आए, डाल्टन गलत हुए,
गलत हुए, डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस की खोज हो गई, न्यूक्लियस की खोज हुई रदरफोर्ड ने किया, और फिर उसका अरेंजमेंट करने के लिए थॉमसन पहले उसको किए, मतलब अरेंज करने की कोशिश की, और फिर कौन, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड भी जब फेल्ड हो गए तो कौन आया, बोर भाई साहब आए, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बोर भाई साहब को देखेंगे और ढेर सारे कैलकुलेशन करना सीखेंगे।